Hi friends and welcome back. Welcome to the Aviation Career, my YouTube channel. My name is Manjeet Roy. एंड आज के वीडियो में बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आफ्टर 1947 मतलब आज़ादी के बाद अभी तक का ये थर्ड टाइम एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया गया है. इसमें से फर्स्ट टाइम 1968 में फर्स्ट टाइम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में एजुकेशन पॉलिसी आई थी. देन सेकेंड टाइम 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट में सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी. उसके बाद 1992 में उस पॉलिसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया पीवी नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट टाइम में. देन आफ्टर दैट 34 ईयर्स बाद मोदी गवर्नमेंट में 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई. इसके बारे में बात करेंगे. इसका बिल भी पास हो गया है. ये 2021 से 22 के बीच में ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो लागू हो जाएगा. सबसे पहले बात करेंगे टोटल मोस्ट 3 इम्पोर्टेंट चेंजेस इन दिस पॉलिसी. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला चेंजेस है वो HR मिनिस्ट्री नाउ रीनेम्ड एज ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. पहले जो एजुकेशन मिनिस्ट्री थे उसका नाम था HRD मिनिस्ट्री, उसको चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है. सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चेंजेस है वो है GDP इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन टू इंक्रीज फ्रॉम 1.6% टू डायरेक्टली 6%. मीन्स पहले एजुकेशन के ऊपर इंडिया का GDP ओनली 1.6% जो था खर्च होता था. अभी उसको डायरेक्टली 6% कर दिया गया है, मतलब डायरेक्टली 3 गुना. एंड थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है फोकसिंग ऑन ग्रॉस एनरोलमेंट. इट विल बी इंक्रीज टू 50% बाय 2035. मतलब जो ग्रॉस एनरोलमेंट है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा 2035 तक उसको टारगेट को कंप्लीट करना है. ये इसका इम्पोर्टेंट चेंजेस है. इसके बारे में इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है इसके बारे में इस वीडियो में बाद में देखते हैं. पहले बात करते हैं कि इसमें क्या चेंजेस किया गया है. इसके फॉर्मेट में जो है वो 5+3+3+4 क्या है. ये 5+3+3+4 फॉर्मेट जो है वो पहले से थोड़ा डिफरेंट किया गया है. इसमें पहले के फॉर्मेट में था वो स्ट्रीम फॉर्मेट था. अभी इसमें क्या है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट है. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं 5+3+3+4 में से 5 का. ये 5 जो है इसको गवर्नमेंट ने फाउंडेशन स्टेज इसको डिक्लेयर किया है. इस स्टेज में जो बच्चे होंगे जो 3 साल के हो जाएंगे तो 3 साल के बाद ही बच्चे स्कूल जाना चालू कर देंगे. मीन्स पहले के फॉर्मेट में क्या होता था बच्चे 5 या 6 ईयर होने के बाद वो क्लास 1 में जाते थे. बस इस फॉर्मेट में क्या होगा बच्चे को जैसे पहले क्या बच्चे को जो घर में खेलते हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में खेलते हैं वो सारे खेल कूद की व्यवस्था डायरेक्टली स्कूल में कराया जाएगा ताकि बच्चे को स्कूल आने के लिए इंटरेस्ट हो. और वहाँ पे उनको 3 साल के बाद ही स्कूल में आने के लिए अलाउ किया जाएगा. वहाँ पे उनको खेलने कूदने की सारी व्यवस्था की जाएगी. ये पहले 5 ईयर्स में उनको फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर सिर्फ स्कूल जाना खेलना कूदना मस्ती करना इतना ही करना है. 3 ईयर्स के बाद चौथा ईयर्स में उनको क्लास 1 और 5वां ईयर्स में क्लास 2 में इनरोल किया जाएगा. तब इन 5 ईयर्स में बच्चे 3 साल खेलेंगे एंड 2 साल क्लास 1 और क्लास 2 में की स्टडी करेंगे. तो इन 5 साल के बीच में खेल कूद के साथ साथ उनका क्लास 1 और क्लास 2 कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है आफ्टर और इस स्टेज में फाउंडेशन स्टेज में उनको क्लास 1 और क्लास 2 का कोई भी एग्ज़ाम नीडेड नहीं देना पड़ेगा. नेक्स्ट स्टेज में वो क्या करेंगे बच्चे जो नेक्स्ट स्टेज है वो बात करते हैं 3 के बारे में. वो है प्रीपरेटरी स्टेज. उस स्टेज में बच्चों को क्या कराया जाएगा 3, 4 एंड 5 ये 3 क्लास की स्टडी कराई जाएगी. उसके साथ साथ उसके स्टडी के साथ साथ उसकी जो एक्टिविटी है जो जितने भी सर्कुलर एक्टिविटीज होगा उसकी भी स्टडी कराई जाएगी. गवर्नमेंट ने क्या किया है इस स्टेज में
फाउंडेशन स्टेज का में वो 2 साल पढ़ेंगे एंड प्रिपरेटरी स्टेज में वो 3 साल पढ़ेंगे। तो टोटल ये 2 + 3 मिला के 5 ईयर्स तक बच्चे का 5 क्लास तक की पढ़ाई होगी। यह स्टेज में आपके रीजनल लैंग्वेज या फिर नेशनल लैंग्वेज आपको पढ़ाया जाएगा, बट यह स्टेज में इंग्लिश मैंडेटरी नहीं किया गया है, जो कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे गलत किया है। बच्चे का माइंड बहुत एक्टिव एंड शार्प होता है। बच्चे को यहाँ 5 क्लास जो है ना, जो 3 के बाद, सॉरी 3 से, जो प्रिपरेटरी स्टेज है वो 3 से स्टार्ट होता है। तो बच्चे को यहाँ पे 3 क्लास से ही इंग्लिश को मैंडेटरी करना चाहिए था, क्योंकि जब वो 3 से लेकर के 12th क्लास तक जब इंग्लिश पढ़ेंगे ना, तो उस बेसिस तक वहाँ तक आते आते उनका जो माइंड होगा इंग्लिश की बेसिस पूरा शार्प हो जाएगा, पूरा अच्छे से उनका नॉलेज हो जाएगा। अभी कोई भी जॉब के लिए आप जाते हैं, छोटे से छोटे जॉब के लिए आपको वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेटरी किया गया है, आपको वहाँ पे कंपलसरी किया जाता है कि आपको इंग्लिश आना ही चाहिए। तो अगर यहाँ पे नहीं किया गया तो बच्चे क्या करेंगे? हालांकि गवर्नमेंट इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं, आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। बट गवर्नमेंट को ये कंपलसरी करना चाहिए था कि सेकेंड स्टेज में, जैसे स्टूडेंट क्लास 3rd में जा रहे हैं, वहाँ से उनका रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश भी मैंडेटरी कराना चाहिए था। देखिए यही गलत चाइना ने किया। चाइना ने क्या किया, जितने सब्जेक्ट हैं वो फाउंडेशन स्टेज से लेकर फाइनल स्टेज तक वो सब कुछ चाइनीज़ में कर दिए। इस वजह से चाइनीज़ लोगों को दूसरे कंट्री में जॉब बहुत कम मिलता है। इंडिया के लोग तो टूटा फूटा इंग्लिश बोल भी लेते हैं, और इंडिया के लोग ऐसे हैं जो दूसरे कंट्री में जॉब भी करते हैं, बट इस वजह से जो चाइना के लोग हैं उनको दूसरे कंट्री में जॉब के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। गवर्नमेंट को सेकेंड स्टेज जो है, प्रिपरेटरी स्टेज है, यहाँ पे इंग्लिश को जरूर मैंडेटरी करना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड स्टेज के बारे में। नाउ ये सेकेंड स्टेज में आपके पहले बताया आपको 3 to 5 क्लास तक की पढ़ाई कराई जाएगी। उसके बाद आपके रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग या फिर नेशनल लैंग्वेज की पढ़ाई होगी। फ्रेंड्स, नाउ बात करते हैं मिडिल स्टेज, जो कि 3rd स्टेज है। उसमें क्या किया जाएगा? बच्चे को इंडिया के जो इंडियन लैंग्वेज जो हिंदी है, नेशनल लैंग्वेज पढ़ाई कराया जाएगा। यहाँ पे 3rd स्टेज में जो मिडिल स्टेज है, यहाँ पे उनको 6, 7 और 8 3 क्लास की पढ़ाई कराई जाएगी। इस स्टेज में उनको कंप्यूटर का कोडिंग जो बेसिक नॉलेज है, कंप्यूटर कोडिंग कुछ बेसिक नॉलेजेज हैं, जैसे कि DCA है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसका नॉलेज, इतने बेसिक नॉलेज है वो कराया जाएगा। पहले के फॉर्मेट में क्या होता था, बच्चे 9th 10th पास करने के बाद वो कंप्यूटर के बारे में कुछ जानते थे कि DCA करना है, या फिर एक्सेल के बारे में, वर्ड के बारे में पढ़ते थे। बट यहाँ पे क्या है, बच्चे जैसे ही 6 क्लास में एंट्री करेंगे उनको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज देना स्टार्ट कर दिया जाएगा, कंप्यूटर की जो कोडिंग होती है वो बताना स्टार्ट कर दिया जाएगा। एंड 3rd पॉइंट है वोकेशनल ट्रेनिंग कराई जाएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग में किसी बच्चे को स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्ट होता है, जैसे कि पेंटिंग के लिए इंटरेस्ट होता है, किसी को ग्राफिक के लिए इंटरेस्ट होता है, किसी को स्केच करने में इंटरेस्ट होता है। तो 6 क्लास से ही बच्चे को जिस भी स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्ट है तो उस फील्ड में उसका वोकेशनल ट्रेनिंग कराया जाएगा। एंड उसके बाद जितने भी मैथ, साइंस और जो आर्ट्स जो भी लेके पढ़ेंगे उनको उसमें वो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस रहेंगे। तो ये होगा मिडिल स्टेज। नाउ बात करते हैं फाइनल एंड 4th स्टेज के बारे में। मैंने अब तक अभी आपको 5 + 3 + 3 के बारे में बता दिया। लास्ट स्टेज जो फाइनल स्टेज वो है आपका, इसमें फाइनल स्टेज में बच्चे को 9th 10th 11th एंड 12th ये 4 क्लास की पढ़ाई कराई जाएगी। ये पढ़ाई आपको 4 ईयर्स का होगा, जो कि फॉरेन लैंग्वेज हो सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, आप चाहें तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस रहेगा। कोई भी स्ट्रीम का जैसा कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं रहेगा, मल्टीपल चॉइस और मल्टीपल एग्जिट रहेगा। आप जो चाहें आर्ट्स का 2 सब्जेक्ट, साइंस का 2 सब्जेक्ट, कॉमर्स का 2 सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं रहेगा। इस फाइनल स्टेज में क्लास 9 to क्लास 12 की पढ़ाई होगी, जो कि सेमेस्टर वाइज आपका एग्ज़ाम होगा। पहले क्या होता था एग्ज़ाम, पहले के फॉर्मेट में एग्ज़ाम साल में एक बार कराया जाता था। जो बच्चे क्या करते थे, साल के एंड में पढ़ाई चालू करते थे, जो 2 महीना 1 महीना बचा होता था एग्ज़ाम का, तो पढ़ाई करते थे। बट अभी के फॉर्मेट में क्या होगा, एवरी 6 मंथ सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम किया जाएगा 8 क्लास से।
नेक्स्ट, कोई स्ट्रीम का यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन नहीं है, मल्टीपल सब्जेक्ट है, और यहाँ पे बच्चे का जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको एनालाइज किया जाएगा कि बच्चे को सबसे ज़्यादा किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, या फिर कोई अदर क्रिटिकल थिंकिंग है बच्चे को, वो उसमें उनको इंटरेस्ट है तो वो वहाँ पे देखा जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा, उस पर उनको इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहले बच्चे क्या करते थे, डायरेक्टली 5 या 6 ईयर होने के बाद वो क्लास 1 में आते थे, बट अभी के फॉर्मेट में क्या है, बच्चा 3 ईयर्स के बाद ही स्कूल जाने का प्रैक्टिस उनको करना पड़ेगा, मतलब स्कूल जाना पड़ेगा उनको, ऐसा इंटरेस्ट ऐसा डेवलप किया जाएगा कि बच्चा खुद पे खुद स्कूल जाना चालू कर दे। ठीक है गाइस, तो ये गवर्नमेंट का न्यू फॉर्मेट है 5+3+3+4 का। नाउ हम टॉकिंग अबाउट ग्रेजुएशन के फॉर्मेट, तो ग्रेजुएशन है उसके बारे में बात करेंगे। ग्रेजुएशन फॉर्मेट क्या है, पहले के फॉर्मेट में क्या होता था, BA, BSc, BCom ये होता था। कोई ग्रेजुएशन किया है तो आपने किस सब्जेक्ट से किया है, तो BA किया है, BSc किया है, BCom किया है। बट अभी क्या किया गया है, ग्रेजुएशन को डायरेक्टली आप कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट चॉइस हो जाएगा आपके पास। सपोज आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स 2 सब्जेक्ट उसका ले लेते हैं, 2 सब्जेक्ट उसका ले लेते हैं, 2 सब्जेक्ट उसका ले लेते हैं, और आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, ग्रेजुएशन को टोटल 4 इयर्स का कर दिया गया है, और उसमें डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि आप 1 ईयर का करते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो 1 ईयर का ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट डिग्री दी जाएगी। अगर आप 2 साल का करते हैं ग्रेजुएशन तो आपको डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको डिग्री दी जाएगी, ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। अगर आप 4 इयर्स का ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको डायरेक्टली ग्रेजुएशन का रिसर्च की डिग्री दी जाएगी, जो कि ये स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है बहुत अच्छा किया है। पहले क्या होता था, जो ग्रेजुएशन होते थे वो 3 साल के होते थे, किसी न किसी रीजन की वजह से कोई बच्चा बहुत पुअर फैमिली से है, जिसका फाइनेंशियली कंडीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, फाइनेंशियली इशूज है, चाहे कोई प्रॉब्लम आ गया उसकी वजह से वो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाता था, तो होता क्या था कि उनको फिर से स्टार्टिंग से उनको फर्स्ट ईयर से पढ़ाई करना चालू करना पड़ता था। बट इस फॉर्मेट में क्या है, आप जहाँ से भी सपोज आपने 1 साल पढ़ाई करके छोड़ दिया तो आपके पास आपको 1 साल की सर्टिफिकेट दे दी जाएगी। आप चाहें तो 2 साल बाद आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्टली सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन होगा और वो आपका सेकेंड ईयर से पढ़ाई चालू होगी। ठीक है, और इसका एक और एडवांटेज है डायरेक्टली PG कोर्स के लिए, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन उसके लिए। जो बच्चे 3 साल का ग्रेजुएशन करेंगे उनको पोस्ट ग्रेजुएट में 2 साल पढ़ाई करना पड़ेगा। जो बच्चे 4 साल का ग्रेजुएशन करेंगे, 4 इयर्स का जो रिसर्च वाले ग्रेजुएशन करेंगे, उनको पोस्ट ग्रेजुएशन में ओनली 1 ईयर का ही कोर्स करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली ये पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको इसका एडवांटेज मिल रहा है। पहले भी सेमी फॉर्मेट था, पहले क्या था कि ग्रेजुएशन था 3 साल का और PG था 2 साल का, बट यहाँ पे इसको ग्रेजुएशन अगर जो 4 साल का करते हैं उसका जो PG कोर्स होगा वो 1 ईयर का ही होगा। जो ग्रेजुएशन 3 साल का करेंगे उनका जो PG कोर्स होगा वो 2 साल का होगा। तो इनको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल ही रहा है। नाउ गवर्नमेंट ने क्या किया, MPhil एक कोर्स था उसको कैंसिल कर दिया परमानेंटली, और PhD को सेम रखा है। PhD का जो फॉर्मेट है वो सेम ही है, पहले के जैसा ही रहेगा। नाउ फ्रेंड्स, अब बात करेंगे इसके पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है उसके बारे में। एक्चुअली आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पहले जो इंडियन गवर्नमेंट का GDP था वो एजुकेशन के ऊपर ओनली 1.6% ही खर्च करते थे, जो अभी बढ़ा कर डायरेक्टली 3 गुना किया गया है, डायरेक्टली 6% किया गया है। तो ये बहुत बड़े अमाउंट होंगे जो कि एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा। सेकेंडली है स्कूल फी को लेकर के, जो गवर्नमेंट स्कूल है वो तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है वो जो क्या करते थे, मनमाना फी रिक्वायर्ड करते थे, जो उनका बेस ऑफ स्टैंडर्ड है उनके अकॉर्डिंग वो बहुत फी रिक्वायर्ड करते थे। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर एक कैटेगरी बनाएगा, डिसाइड करेगा कि अब कितना भी बड़ा स्कूल है प्राइवेट स्कूल,
उसको इस लेवल से ज़्यादा फ़ी उनको नहीं लेना है। तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। एंड थर्ड है वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर के। जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन में चाहे किसी भी पीजी पीएचडी में क्या है, किसी भी कोर्स के दौरान वो वोकेशनल ट्रेनिंग किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में उनका इंटरेस्ट है तो वो उनको कराया जाएगा। एंड फोर्थ है मार्क्स को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के। आप लोग अभी भी हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन जो पहले फॉर्मेट था, हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब अप्लाई करते थे, जॉब करने आते थे और ख़ुद को एनालाइज करते थे कि ये जॉब मेरे लिए फिट है या नहीं है, इस जॉब को मैं करता हूँ तो मेरे लिए क्या एडवांटेज होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा। तो वैसे ही आपको क्लास में भी आप खुद को खुद को मार्किंग करेंगे कि आप कितना अपने आप में पॉजिटिव थिंक करते हैं, आप कितना पॉजिटिव हैं, किस लेवल के लायक हैं आप। तो आपको आपसे टीचर पूछेंगे और आपको अपने अकॉर्डिंग उसका मार्किंग करना पड़ेगा। सेकेंडली आपके फ्रेंड होंगे, वो भी आपको इसमें नंबर देंगे, मार्क्स करेंगे कि आपकी एक्टिविटी कैसी है, आप क्लास में कैसे बिहेव करते हैं, आप क्लास में पढ़ने में कैसे हैं। तो इसको लेकर के आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपकी फ्रेंड्स अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट को डर बना रहेगा। क्योंकि अगर मैं फ्रेंड सर्कल में अगर कोई भी स्टूडेंट अगर मिसबिहेव करता है तो उसको अगला फ्रेंड निगेटिव मार्किंग करेगा। तो इससे आपकी जो फ्रेंड सर्कल रहेगी वो भी अच्छी रहेगी और आप अपने फ्रेंड में भी अच्छा बिहेव बना कर रखेंगे। नाउ फोर्थ पॉइंट है वो है आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी को लेकर के। इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया है, फॉरेन गवर्नमेंट के जितने भी बड़े बड़े टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़, तो उनको ऑफ़र कर रही है कि आप इंडिया में आकर के अपना ब्रांच ओपन कर सकते हैं और यहाँ के बच्चे को आप जितना बेटर एजुकेशन दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे क्या होगा, अगर एक टॉप जो भी वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज़ अगर इंडिया में इसका ब्रांच ओपन होगा तो इंडिया के जितने लोग हैं उसको बाहर जाकर के, आउट ऑफ कंट्री जाकर पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा। उसका जो लॉजिंग फूडिंग चाहे जो भी खर्च आता है उसका पैसा सेविंग हो जाएगा और उनको इंडिया में भी बेटर एजुकेशन की सुविधा मिलेगी। और उस यूनिवर्सिटी को देख करके हमारे यहाँ के जो यूनिवर्सिटीज़ है वो भी उन्हें भी प्रोग्रेस अच्छा होगा, वो भी कंपेरिजन में आकर के अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बेटर ऑप्शन है इसको सुधारने के लिए। नाउ अब बात करेंगे निगेटिव इम्पैक्ट के बारे में। इसमें निगेटिव इम्पैक्ट सबसे बड़ा इंग्लिश का है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि बच्चे का 1 और 2 क्लास कंप्लीट होने के बाद 3rd क्लास में जो कि प्रिपरेटरी स्टेज होता है, उस स्टेज में बच्चे को इंग्लिश का स्टडी कराना बहुत ज़रूरी है। उस स्टेज से लेकर के 3rd क्लास से लेकर के 12th क्लास तक 9 ईयर्स तक बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं। अगर इंग्लिश मैंडेटरी होता है तो बच्चे की जो बेस ऑफ स्टैंडर्ड होगा ना वो बहुत ही हाई लेवल की होगी इंग्लिश में। तो ये गवर्नमेंट को इसको मैंडेटरी करना चाहिए था, तो गवर्नमेंट ने नहीं किया है। हालांकि इस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है कि आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं, बट गवर्नमेंट को इसके ऊपर इसको मैंडेटरी करना चाहिए था और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। नाउ सेकेंड जो नेगेटिव पॉइंट इसका मुझे बुरा लगा वो लगा कि इसमें जितने भी अथॉरिटी हैं तो सिलेबस को लेकर के या फिर टीचर्स को लेकर के या फिर कोई प्रोग्राम को लेकर के, वो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका अथॉरिटी अपने पास में रखा है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को इंड्यूस नहीं किया है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी को भी इंड्यूस करना चाहिए था, उसकी भी सहमति होनी चाहिए थी। बट क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसकी सारी अथॉरिटी अपने पास रखी है। तो एक ये भी मुझे इम्पोर्टेंट निगेटिव पॉइंट लगा। नाउ थर्ड जो इम्पोर्टेंट एंड निगेटिव पॉइंट है वो है टीचर के बिहेव को लेकर के, टीचर के एटीट्यूड को लेकर के। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, एवरी 6 मंथ पे टीचर का भी ऑडिट हो, जो ऑडिट बच्चे कंडक्ट करेंगे। वो कैसे, जैसे कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो कि क्लास में गुटखा खा करके, पान खा करके या फिर कुछ ड्रिंक कर करके या फिर किसी टाइप के जो गलत बिहेव होते हैं उस टाइप से बच्चे के सामने ऐसा बिहेव करते हैं, तो वो करने से क्या होगा, बच्चे के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो ऐसे जो टीचर्स होंगे ना उसको बच्चे ऑडिट करेंगे, बच्चे ग्रेड करेंगे पॉजिटिव एंड निगेटिव में। तो इससे क्या होगा, टीचर में डर बना रहेगा, क्योंकि अगर टीचर ने अगर कोई बुरा बिहेव किया, कोई बुरा एटीट्यूड स्टूडेंट के सामने दिखाया, तो बच्चे उनको क्या करेंगे, एवरी 6 मंथ में उसको निगेटिव मार्किंग कर देंगे। तो इससे टीचर में भी डर बना रहेगा और टीचर का भी जो बिहेव होगा वो अच्छा होगा स्टूडेंट के सामने, ठीक है। एंड उसके साथ साथ टीचर लोगों को भी एक ड्रेस कोड बनाना चाहिए था गवर्नमेंट को, कि टीचर को ये ड्रेस कोड पहन के भी स्कूल में बच्चे के सामने जाना है। आप सभी को मालूम होगा कि कोई भी बड़े लोग हैं, जैसे कि कोई लीडर हो, कोई एक्टर हो, कोई डायरेक्टर हो, कोई प्रोड्यूसर हो, तो इसके जो बच्चे होंगे, कोई बिजनेसमैन हो, तो इसके बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे, जो भी होगा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट स्कूल में वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होते हैं, जो पुअर फैमिली से आते हैं, तो उनको पढ़ाया जाता है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए था, बट हो सकता है कि आगे चल के इसके ऊपर कुछ मॉडिफाई कर सकता है गवर्नमेंट। तो गाइस, ये थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जो भी न्यू फॉर्मेट आया है उसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश किया। इसके बारे में सिलेबस और आगे का डिटेल्स कुछ भी अभी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बनाया गया है। अगर इसके ऊपर कुछ और डिटेल्स आते हैं तो मैं आपको बाद में कोई और वीडियो में समझाऊंगा। जो भी मेरे पास था मैं आपको इसके बारे में समझाने की कोशिश की। तो गाइस, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। एंड मेरे चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पे मिले और आपसे कोई भी अपडेट मिस न हो। इस चैनल पे मैं कैरियर एंड एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आते हैं वो रेगुलर बेसिस पे लाता हूँ, आप लोगों से शेयर करता हूँ। एंड इससे रिलेटेड आपको कोई और भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपके एक कमेंट का रिप्लाई करूँ। अदरवाइज आप मुझे मेल लिख सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है theaviationcareer@gmail.com and you can also follow on my Instagram and my Facebook page. My Instagram ID @manjitroy110n and my Facebook ID The Aviation Career, जो कि मेरा YouTube चैनल है उसके ऊपर बेस्ड है। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे। स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।